नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। तो करें अपने दिल की बात हमारे साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में आपके जो भी दिल की बात हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास आया है, ये आया है शांतनु जी का। और शांतनु जी ने पूछा है यहाँ पर कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ। तो शांतनु जी, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना होगा। जितना ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल में करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुस्सा ना तो सामने वाले के लिए अच्छा है, ना ही आपके लिए अच्छा है। किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं तो उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, या फिर उसमें एक बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको ये चीज़ें छोड़नी होंगी। जब तक आप गुस्सा करते रहेंगे अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो माता पिता के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, या फिर वाइफ के साथ हो, क्योंकि आपने डिटेल्स यहाँ मेंशन नहीं करी है। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं और वहाँ पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी होंगी, दिक्कतें भी आपको फेस करनी होंगी, क्योंकि फिर वहाँ पर उन रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज़ आएंगे। तो गुस्सा तो सबसे पहले आप वहाँ पर कंट्रोल करना सीखिए। और दूसरी चीज़, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते हैं, बॉस ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, कलीग्स ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया। तो ये नहीं करना कि आपको हर समय गुस्सा ही आया जा रहा है। सबसे पहले गुस्सा जो आ रहा है आपको किसी कारण से आ रहा है, क्योंकि किसी ने आपको टोक दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया है। तो आप पहले ये एनालाइज करिए जो सामने वाले पर्सन ने आपके लिए कहा है, जो सामने वाले पर्सन ने आपको बोला है, क्या उस बातों में सच्चाई है, क्या वो सही में। यहाँ पर आपको जो गुस्सा आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सही हैं, सामने वाला गलत है, या फिर सामने वाला सही है और आप गलत हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए, देखिए कि आखिर आपके गुस्से के कारण क्या हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति सही हैं, वो आप पे अगर गुस्सा कर रहे हैं और उनका रीज़न भी जेन्यून है, आपको बॉस ने कुछ काम दिया और आपने समय से टाइमलाइन के साथ काम नहीं किया, क्लाइंट बॉस पे चिल्ला रहा है तो बॉस आप पे चिल्लाएगा चिल्लाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि बॉस ने मुझे सबके सामने डांट दिया, बोल दिया, मैं गुस्सा आ जाए, मैं बॉस को ऐसा करूं वैसा करूं, नौकरी से रिज़ाइन कर दूं, तो उसमें सफ़रर कौन है? आप खुद हैं। आप अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए आप कमा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हुए हैं। वहाँ पर आपसे गुस्से के कारण अपनी नौकरी छोड़ करके आ जाएं तो ये कहीं से भी सही नहीं रहता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप अगर इस तरह की सिचुएशन में हैं कि आपको यहाँ पर अत्यधिक गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले उस सिचुएशन से पहले बाहर निकलने का प्रयास करें। मान लीजिए आप 4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई ऐसी बात आ गई जहाँ पर बहुत तेज़ आपको गुस्सा आ गया, तो कुछ नहीं करना, सिंपली उठना है, वॉशरूम जाना है, मुंह धोना है अच्छे से, और दोबारा आके वहाँ बैठना है और पूछना है हाँ हम क्या बात कर रहे थे। आप देखेंगे वहाँ का माहौल एकदम चेंज हो चुका होगा। तो सबसे पहली चीज़, अपने गुस्से पर आप कंट्रोल करना सीखिए, काबू करना सीखिए। जब तक आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने ही होंगे, प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, एनालाइज़ करें कि आखिर जो गुस्सा आ रहा है या सामने वाला व्यक्ति जो उस बात को कह रहा है जिसके कारण मेरे को गुस्सा आ रहा है, उसमें कितने % सच्चाई है, कितने तथ्य सही हैं, कितने गलत हैं, उसके बारे में जानें, उसको देखें। क्योंकि अगर आप अच्छे यहाँ पर मूड के साथ काम करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे, तो आपका काम भी अच्छा होगा, पॉजिटिविटी रेट भी अच्छा होगा, और आप परफॉर्मेंस में भी आप उसका इम्प्रोवाइजेशन जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आप कोई काम आप गुस्से में आकर के करें तो आपका ना तो काम अच्छा होगा, ना परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ना ही आपका फीडबैक भी अच्छा जाएगा। तो कोशिश करें अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखने की। और हमेशा गुस्सा इंसान को आना चाहिए और उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर आवेग में आके, गुस्से में आके अगर आप कोई ऐसा
अननेसेसरी कदम आप उठा लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी या जो आपको भविष्य में आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ही इश्यूज़ फेस करने होंगे, आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल यहाँ पर बचा रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके अगर कोई सवाल है मन में तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपकी जॉब से जुड़े हों, आपके करियर से हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कोई से भी अगर आपके सवाल हैं तो आप यहाँ पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मोच परिवार का, क्योंकि आपका बेहद प्यार हमें यहाँ मिल रहा है। तमाम एक सवाल हमारे पास आ रहे हैं और कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि आपको समय रहते जवाब दे पाएँ। फिर भी क्योंकि सवालों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा डिले भी आ रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही कू परिवार से भी हमें तमाम एक मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कह दें, बता दें कि पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सवालों के हम जल्दी ही जवाब दे पाएँ। हालांकि थोड़ा सा डिले वहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि तमाम एक यूज़र्स हैं, तमाम एक फॉलोवर्स हैं जो अपने सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय भी कई बार लग जाता है। आपके एक रिक्वेस्ट और आई हुई हैं आप लोगों की कि 1-to-1 सेशंस करने की आप लोगों की तरफ से यह आया है कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ सकते हैं या नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप 1-to-1 काउंसलिंग की यहाँ पर डिमांड करी जा रही है। आपको बता दें फ़िलहाल अभी आज की डेट में 1-to-1 काउंसलिंग हमने शुरू नहीं करी है। फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं 1-to-1 काउंसलिंग करने का, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे हम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। उसमें भी कुछ ना कुछ हम स्लॉटिंग का पार्ट रखेंगे कि ये स्लॉट हम दे रहे हैं, इतने दौरान ही आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके 1-to-1 आंसर वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो किस तरह से वो फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है, क्या रहता है, उस पर बैकएंड टीम काम कर रही है। जब भी वो कुछ फॉर्मुलेट होके आता है तो आप लोगों के साथ साझा ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी जनरल काउंसलिंग ही चल रही है, पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपके जो भी प्रश्न हैं अगर आप जनरल प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं तो ज़रूर यहाँ पर पूछ करके आप अपने जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया है, ओके, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है कि आपको कौन सा कार्टून कैरेक्टर पसंद है। तो आई गेस शायद किसी बच्चे ने ही या ग्रोन अप चाइल्ड ने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, बचपन में तो सभी लोगों ने कार्टून देखा है। मैं जिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ वहाँ पर हमारे टाइम पे दूरदर्शन हुआ करता था, एंड देन दूरदर्शन के बाद फिर केबल टीवी के बाद डिश टीवी, एंड देन उसके बाद आपके जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चाहे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, तमाम एक प्लेटफॉर्म्स ही आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग छत पे चढ़ आया करते थे और वहाँ पर जाके एंटीना सेट किया करते थे और पूछा, वहाँ से एक बंदा चिल्लाता था छत से जाके कि हाँ अब आ रहा है नहीं आ रहा है, और नीचे एक पर्सन खड़ा होता था टीवी के सामने और वो देखा करता था कि हाँ टीवी में सिग्नल आए या नहीं आए, या एंटीना को और घुमाने की आवश्यकता है नहीं है। तो ये हमने टाइम देखा है। शायद आज की जनरेशन इस चीज़ को रिलेट भी ना कर पाए, समझ ना पाए, लेकिन हाँ ये सिचुएशन हुआ करती थी। तो हमारे टाइम पे बहुत लिमिटेड ही कार्टून आया करते थे, जैसे कि ही मैन आपने नाम सुना हो, स्पाइडरमैन नाम सुना हो, ये वाले कार्टून हमारे दूरदर्शन पे आया करते थे। उसको हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आगे बढ़ते गए, तो यहाँ पर बच्चे हो गए, घर में बेटा है वो भी देखता है, सब कुछ है, देन उनके साथ बैठ के भी टीवी देखने लगे। तो यहाँ पर एक कार्टून कैरेक्टर जो बचपन में मैंने खूब देखा और इनफैक्ट मैं बड़े होके भी देखता रहा, और इनफैक्ट आज भी अगर मुझे कहीं चलता हुआ मिल जाता है तो मैं देखता ज़रूर हूँ उसको, एंड दैट इज़ कॉल्ड टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जो कि मैं सालों से देख रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अगर किसी से बात भी करता हूँ तो हाँ वो भी यही कहते हैं कि टॉम एंड जेरी जब कहीं चल रहा होता है तो उनको अपनी बचपन की याद आ जाती है कि हाँ हम भी टॉम एंड जेरी देखा करते थे, और फिर उसको बैठ के देखने लग जाते हैं। शायद मेरा बेटा जितने इंटरेस्ट से देखता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट से उस समय मैं देख रहा होता हूँ टॉम एंड जेरी को। तो अच्छा लगता था, और पुराना टाइम कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही हमारे साथ भी है कि हमें भी पुराना टाइम ज़्यादा पसंद आता है, पुरानी बातें ज़्यादा पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर
अगर कोई पुराना कार्टून नेटवर्क भी आ रहा है या कोई चैनल पे आ रहा है आपका, तो वो भी हमें देखना पसंद आता है। तो यहाँ पर जैसे टॉम एंड जेरी मैंने बताया, तो ये मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि हाँ है। और आज भी अगर कहीं मुझे चलता हुआ मिल जाता है तो मैं ज़रूर उसको रुक करके देख लेता हूँ। और ये कहने में मुझे कोई ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि हाँ बड़ा हो गया हूँ तो मुझे कार्टून नहीं देखना। दिल में अपने अंदर इंसान को हमेशा कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो बच्चा है जो कि आपको दुनिया के इस तनाव भरे माहौल से बाहर निकाल सकता है। अगर आप हमेशा ग्रोन अप की तरह ही बिहेव करते रहेंगे, अब ये नहीं है कि कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और वहाँ पर मोबाइल पे कार्टून नेटवर्क लगा के या टॉम एंड जेरी लगा के बैठ गए, वो नहीं। बट अगर कहीं आप निकल रहे हैं, रास्ते में हैं, आप कहीं होटल में चेक इन किया है, वहाँ कोई चैनल चल रहा है, कहीं शॉप पर गए हैं वहाँ पर चल रहा है, तो एक बार को रुक कर ठिठक जाते हैं, देखने लगते हैं कि हाँ टॉम एंड जेरी चल रहा है, डैट इज़ अ थिंग। तो यहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी है, लेकिन अपने अंदर का बच्चा भी जीवित रखना है, ज़िंदा रखना है, तभी आप इस संसार की जितनी भी कश्मकश है उससे बाहर निकल पाएंगे। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है यहाँ पर, अंकुश का सवाल है ये, और अंकुश पूछना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर संतुष्ट जीवन कैसे जी सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है अंकुश जी। सबसे पहले तो प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। बहुत ही गहराई है इस प्रश्न में, क्योंकि आज के समय में हम लोग भौतिकतावादी इस युग में जी रहे हैं और इस तरह से जी रहे हैं कि हमें अपने सुख दुख के अलावा और दूसरों का कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी लोग खुशी रहें, सुखी रहें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ये मेंटेलिटी आज के समय में हो गई है। लोगों का क्या सोचना है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा अपने लिए हम खुशियाँ खरीद पाएंगे, उतने ज़्यादा सुख खरीद पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपका जो ये सोच है इसको दूर कर दूं कि पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से आप खुश नहीं हो सकते। अगर आप जीवन में अपने जीवन को संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप खुशियों भरा जीवन अपना जीना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप यहाँ पर संतुष्ट जीवन जीने के लिए आप सेल्फ सेटिस्फाइड पहले हों। आप जितना सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर 4 विकार कहे गए हैं शास्त्रों में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल उस पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विकार बोले गए हैं। पहला आपका है लोभ, मोह, काम, क्रोध। तो ये 4 तरह के विकार यहाँ पर बताए गए हैं मनुष्य को कि इन विकारों से अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप इन विकारों से दूरी बना के रखते हैं, तभी आप एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। सबसे पहला विकार जो कि मैंने बताया है लोभ, यानी कि किसी भी चीज़ का लोभ। इसमें लोभ सिर्फ पैसे का ही लोभ नहीं है, लोभ मतलब ग्रीड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा ज़्यादा मिल जाए तो ही आप खुश रहेंगे। हर एक चीज़ का लोभ, मेरा घर सबसे ज़्यादा बड़ा हो, मेरा घर सबसे ज़्यादा आलीशान हो, मेरी गाड़ी सबसे ज़्यादा बड़ी हो, मेरे बच्चों के मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हों, मेरी बीवी सबसे ज़्यादा सुंदर हो। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं अगर आप लोभी हो रहे हैं, लोभ की प्रवृत्ति आपके अंदर आ रही है, तो यकीन मानिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, संसार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रीड रखे हुए हैं, लोभ रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ हो, हर एक चीज़ परफेक्ट हो, हर एक चीज़ बेस्ट हो आपके लिए, और उन सब चीज़ के लिए आप पीछे दौड़ते रहेंगे। आपकी दौड़ जीवन भर कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस लोभ को अपने अंदर से हटाना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एफर्ट्स नहीं करने, आपको काम नहीं करना, आपको पैसा नहीं कमाना, ये हमने कतई नहीं कहा है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो अंदर की ग्रीड है उसको आपको हटाना है, उसको आपको दूर करना है। क्योंकि जब आप लोभ
से दूर हटेंगे, जब आप लोभ से बाहर निकलेंगे, तभी आप अपने बारे में स्पिरिचुअली सोच पाएंगे और आगे आप बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप पैसों के चक्कर में या और तमाम एक संसाधनों के चक्कर में ही पड़े रह गए कि नहीं मेरे पास सबसे बेहतर संसाधन हो, सबसे महंगे संसाधन हो, तो ये जो लोभ है ये आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देगा। देखते भी होंगे, आपके साथ के कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, एक नया मोबाइल फ़ोन लेके आए और 2 दिन बाद ही यार वो दूसरे पर्सन का मोबाइल देखा, वो ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा सा रुक जाता तो और बेहतर मॉडल मिल जाता, या उसमें यार कोई नई स्कीम आ गई, उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है या 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, थोड़ा सा रुक के लेता तो ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, या फीमेल्स की बात करें तो ये, या नई आउटफिट्स लेके आई हूँ और मॉल में दोबारा गई तो देखा एक नया आउटफिट आ गया, थोड़ा सा रुक जाती तो ये नया वाला आउटफिट मेरे को मिल जाता। तो हमेशा चीज़ें तो परिवर्तन, संसार में परिवर्तन तो हमेशा आते रहेंगे। बाज़ार है, बाज़ार में परिवर्तन आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेके व्यथित होते रहेंगे तो हमेशा आप असंतुष्ट जीवन जिएंगे। तो कोशिश करें कि लोभ की प्रवृत्ति को अपने अंदर से दूर करें। दूसरा आता है मोह। तो ये है मोह कि जो हमारा दूसरे, चाहे विषय के साथ हो, चाहे वस्तु के साथ हो, या परस्पर संबंधों के बीच में हो, वो भी हमारे असंतुष्टता होने का कारण बनता है। यानी कि हम असंतुष्ट तभी होते हैं जब हम मोह में पड़ जाते हैं। तो आपको मोह में नहीं पड़ना है। आपकी कोई सबसे अच्छी घड़ी रिस्ट वॉच थी और कहीं गिर गई, खो गई, और आप गम में जिए जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही, परेशान हो रखे हैं, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी, सबसे महंगी घड़ी कहीं खो गई। तो आपका क्या था? उसके प्रति लगाव था, उसके प्रति मोह था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी बात को लेकर अनबन हो गई, टकरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अब ये नौबत आ गई कि यहाँ पर आपको ब्रेकअप करना है, अलग होना है। अब अगर ये सिचुएशन आपके बीच में आ चुकी है तो फिर आप ये भी जान लीजिए कि अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो आपको जिस समय सेपरेशन होगा तो उस समय भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मोह रखना है, मोह रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोह नहीं रखना, लेकिन इस लेवल तक का नहीं रखना किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई विषय हो या कोई वस्तु हो, कि मेरे को अगर ये चीज़ नहीं प्राप्त हुई तो फिर मैं यहाँ डिप्रेशन में चला जाऊँ। ये चीज़ अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आप अपने अंदर रखेंगे तो आपको फिर इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो हमेशा अपने अंदर आप जो मोह की जो भावनाएं हैं, उन मोह की भावनाओं को कंट्रोल करिए। इतना ज़्यादा मोहित किसी पे मत होइए कि आपको यहाँ पर डिप्रेशन में जाना पड़ जाए, क्योंकि तब आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और आप फिर आगे सरवाइव करने में भी आपको दिक्कत आएगी और आप हमेशा अपने जीवन में असंतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरा आता है काम। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में कामेच्छा होती है, जिसको हम वासना भी कहते हैं। अब वासना की प्रवृत्ति अगर एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपके लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही समाज के लिए भी हानिकारक है। जी हाँ, अगर वासना की स्थिति से आप गुजर रहे हैं और आपको अगर इतनी ज़्यादा वासना हो जाए कि आपको फिर सही गलत दिखाई ना दे, तो फिर वो जो स्थिति है वो आपकी फिर यहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके लिए ख़राब होगी बल्कि समाज के लिए भी ख़राब ही होगी। तो कोशिश करें कि वासना या काम की भावना को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मन ही मन किसी को लेकर के ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं, अपने एक अलग ही ओरा में चले जाते हैं, अलग ही अपनी फैंटेसी चल रही होती हैं। उन सारी चीज़ों पर जितना ज़्यादा आप नियंत्रण रखेंगे, जितना ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के वश में आ जाएंगे तो कभी भी आप ना तो संतुष्ट जीवन जी पाएंगे, ना ही आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे।
दूसरे की गर्लफ्रेंड देख करके ईर्ष्या करना, दूसरे की बीवी को देख करके ईर्ष्या करना, राह चलते कोई महिला जा रही है उसको देख करके कुछ ख्याली पुलाव बना लेना, और सेम चीज़ें फीमेल्स के लिए भी। तो अगर आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं और इसमें अगर आपकी कामेच्छा जागृत हो रही है, तो आपको सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जब तक आप काम की भावना पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस करने होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही है कि आप काम की भावना पर कंट्रोल करें, काबू करें और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि काम की भावना आपको कभी भी सही मार्ग पे, सन्मार्ग पे नहीं लेकर के जाएगी। आपको कहते हैं ना कि हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु बन जाएं या आप संन्यास ले लें। जो सनातन धर्म है उसमें हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग आश्रम डिसाइड किए गए हैं। जैसे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है तो 25 वर्ष उसकी आयु रखी गई है। उसके बाद गृहस्थ जीवन है तो 25 से 50 वर्ष उसकी आयु है। उसके बाद संन्यास का है 50 से 75 वर्ष। तो इस तरह से अलग अलग आश्रम यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर जिस भी आश्रम में हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप गृहस्थ जीवन का आनंद लीजिए, अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करिए। तो जो आश्रम आपको बताए गए हैं, जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो गुड है। अदरवाइज़ अगर आपकी वो इच्छाएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात होने वाली है। तो थोड़ा सा इस पे आप काम की भावना पर भी कंट्रोल करें, तभी आप संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। और लास्ट में आ जाता है क्रोध। क्रोध तो बिल्कुल ही शत्रु है किसी भी मनुष्य का। आप अगर क्रोधमर है, आवेश पर है, तो फिर यकीन मानिए आपका कोई भी काम बन नहीं सकता। सारे बनते हुए काम भी आपके बिगड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर अपने क्रोध पर काबू रखना होता है। जितना ज़्यादा आप क्रोध पर काबू करेंगे उतना ही आपको अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, उतना ही आगे बढ़ने का आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रोध की भावना से जितना दूर बना के रखें उतना अच्छा रहेगा। क्रोध को कभी भी अपने जीवन की जो गाड़ी है, जीवन रूपी गाड़ी में, कभी भी क्रोध को अपने ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दीजिए। कोशिश करें कि जो ड्राइविंग सीट है उस पर ना कोई दूसरा व्यक्ति बैठे, ना कोई आपकी कोई भावना बैठे। भावना इन द सेंस कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कोई भी चीज़ आपकी ड्राइविंग सीट पर बैठे। आप स्वयं उस ड्राइविंग सीट पर बैठें और अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को ड्राइव करते हुए लेके जाएं। इस बात से जुदा कि सामने वाला बहुत तेज स्पीड में जा रहा है, दूसरा बहुत हल्के में जा रहा है, उसी टेंशन में जा रहे हैं, तो आप कभी अपने जीवन के सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जीवन के सफ़र अगर आपको एंजॉय करना है तो जो आपकी अपनी स्पीड है उसी को एंजॉय करते हुए जाइए, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कि सामने वाला पर्सन बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। आपने भी देखा होगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके साथ के जो फ्रेंड्स थे, कई ऐसे लोग भी होंगे जिनके लाखों या करोड़ों तक के पैकेज पहुंच चुके होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे भी बहुत कम कुछ अचीव कर पाए होंगे अपने जीवन में। अब आप उन्हीं सब लोगों के सामने या उनके साथ आप कंपैरिजन करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप कंपैरेटिव जीवन में ही रह जाएंगे। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको इस तरह की जो भावनाएं हैं इससे आपको उभरना होगा, बाहर निकलना होगा और अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जीना है। अपनी गाड़ी अपने स्वयं चलानी है और अपनी स्पीड से चलानी है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और आप हो सकता है 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो। तो आपको 50,000 महीना की जो आपकी इनकम है उसको आपको संतुष्टि का भाव उसमें अगर है तो यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं आप तीनों में। अगर कोई 10 लाख रुपए महीना कमाकर भी असंतुष्ट है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो फिर उससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति इस जीवन में कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि का भाव होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा आप अगर पजल रहेंगे, आप संतुष्ट, अगर 10 लाख रुपए कमा के आप संतुष्ट हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। 10 लाख रुपए कमा के आप असंतुष्ट हैं
तो फिर दिक्कत है। यहाँ 50,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं, संतुष्ट है, बहुत अच्छा है। आप 50,000 रुपये कमा के भी असंतुष्ट हैं तो फिर आप डिससेटिस्फाई हैं, तो आपके लिए कभी भी ये सही नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल अधूरा रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो आया है, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर आपने पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर हर एक व्यक्ति की अपनी अलग आस्थाएं होती हैं, अपनी अलग आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग हैं, मैं अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म की अगर बात करूँ यहाँ पर, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया। अब मैं यहाँ पर बाइबल के बारे में कुछ बोलने लगूँ, मैं यहाँ पर बैठ के कुरान के बारे में बोलने लगूँ, तो मुझे जब उस तक को नहीं पढ़ा है, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ। और व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी जो खुल गई हैं, उसके ज्ञान को मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानता भी नहीं हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने ही पढ़े होंगे जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर मिले होंगे कि कुरान में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, और ये है और वो है। क्या आपने स्वयं जा कर के कभी वो ट्रांसलेट वर्ज़न पढ़े हैं? कुरान का ट्रांसलेट वर्ज़न आपको मिल जाएगा हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आप चाहेंगे। बाइबल का आपको वर्ज़न मिल जाएगा। क्या आपने वहाँ जाके पढ़ा है, देखा है? नहीं। आपने क्या किया, आपने एक व्हाट्सएप का मैसेज देखा और आपने कहा अरे ऐसा होता है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसा कभी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी धर्म विशेष के बारे में, ना ही किसी संप्रदाय के बारे में, जब तक आपको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान ना हो। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि नहीं पढ़ी है कुरान अपने जीवन में, या मैंने जीवन में बाइबल नहीं पढ़ी है, मैंने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़े, तो मैं उनके बारे में कैसे कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन सनातन धर्म को थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं खुद सनातनी हूँ, हिंदू धर्म से आता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर व्याख्या कर सकता हूँ, ज़रूर थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। सारा अगर आप कहेंगे तो सारी नॉलेज तो सनातन धर्म की भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने अपना सवाल रखा है, तो इसके लिए हम बता दें कि मैं जैसे हिंदू धर्म को मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, तो इसमें बहुत सारे पंथ भी हैं। पंथ इन द सेंस कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर निराकार है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहता हूँ हर एक संप्रदाय के लिए कि अगर हम एक स्वरूप की ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो वो एक स्वरूप ज़रूर है, हर एक धर्म के अंदर है, परमपिता परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, और उसी के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। ऐसा सभी लोग मानते हैं, तो वही हम भी मानते हैं। अब यहाँ पर कोई कहता है कि ये निरंकार है, कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, वो कोई भी एक शक्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक संत एक राजा के दरबार में पहुँचे। उस राजा के दरबार में राजा ने उस संत से पूछा कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो संत ने खुशी खुशी कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। बेसिकली जो संत गए थे उनके पास, भगवान महाराज के पास, वो एक चंदा मांगने गए थे, क्योंकि एक मंदिर का निर्माण कार्य वो करवाना चाहते थे कि मंदिर का निर्माण कार्य हो जाए, वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो जाए। तो उसके लिए कुछ फंड रेज करने, कुछ पैसा मांगने के लिए वो राजा के पास संत गए थे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मुझे जब कहते हैं कि सब जगह ईश्वर व्याप्त है, आप कहेंगे कि सब जगह, वो कहते हैं कि बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं आप, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। वो कहते हैं कि इस राजमहल की दीवारों में ईश्वर है, वो कहते हैं बिल्कुल है। वो इस खम्भों में ईश्वर है, बिल्कुल है। सिंहासन पे ईश्वर है, वो कहते हैं बिल्कुल है। सब जगह ईश्वर व्याप्त है। तो वो कहते हैं कि जब सब जगह ईश्वर व्याप्त है, तो फिर आपको एक मंदिर की आवश्यकता क्यों है? आपको एक मूर्ति की आवश्यकता क्यों है? क्यों आप उसको ही अपना इष्ट मान रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि सब जगह ईश्वर व्याप्त है, तो आप वहीं पर ही कहीं भी बैठ कर धूनी रमा के बैठ जाइए और वहीं बैठ के पूजा कर लीजिए। ये उन महाराज ने कहा। तो संत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्योंकि संत है तो गुस्सा
आराम से पी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दें। संत को समझ में आ गया कि इस राजा को एक सबक देने की आवश्यकता है, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि राजन, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ईश्वर सब जगह व्याप्त है, फिर भी हम यहाँ पर ईश्वर के लिए एक मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। उसके लिए मैं, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ कह सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप अगर ये प्रूव कर दें मेरे को कि वाकई ईश्वर का जो मंदिर बनना है उसके लिए आपको फंड जो चाहिए, उसके लिए आप मुझे साबित कर दें कि आपको उसकी आवश्यकता है, तो ज़रूर मैं राजभवन से, राजकोष से आपको भरपूर आर्थिक सहयोग दूंगा। तो संत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो आप मुझे बस एक वो दीजिए कि अभयदान, कि आप यहाँ पर कुछ भी हो मेरी जान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, हम आपको अभयदान देते हैं, आपको मृत्यु के घाट नहीं उतारा जाएगा। संत ने कहा कि महाराज, जो आपके पीछे ये एक बड़ी सी फ़ोटो जो लगी है, जो फ्रेम करवा के आपने इतनी बड़ी फ़ोटो लगवा रखी है, ये किसकी फ़ोटो है? तो महाराज ने कहा कि ये हमारे परम पूज्य पिताजी महाराज सो एंड सो, जो अपने उनके पिताजी का नाम था, उनका नाम बताया कि इनकी ये मूर्ति जो फ़ोटोग्राफ है, ये हमने यहाँ पर बनवा के, जो फ़ोटो है उसको बना के यहाँ पर लगवाया है राजमहल में, और ये हमारे परम पूज्य पिताजी हैं। तो उन्होंने कहा महामंत्री जी, अब आपको एक काम करना है, ये फ़ोटो यहाँ से उतारनी है। तो महामंत्री भी बड़े सकपका गए, राजा की तरफ देखा, तो राजा ने भी इशारा कर दिया, क्योंकि जवान दे चुके थे कि हाँ साबित करके दिखाओ। तो राजा ने भी इजाज़त दे दी कि हाँ बिल्कुल, चलो करो साबित। उन्होंने कहा कि ठीक है, उतारिए फ़ोटो। तो महामंत्री ने वो बड़ी मुश्किल से फ़ोटो उतारी। उन्होंने कहा यहाँ राज्यसभा में बीचों बीच इसको लेके आ जाइए। ठीक है, लेके आ गए। अब लेके आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्री जी, अब इस फ़ोटो के ऊपर थूकिए। सब चौंक गए, सब परेशान कि यार ये कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया। लोगों ने अपनी तलवारें म्यानों से निकाल ली। ये क्या कह दिया संत ने कि अब थूकने को कह दिया, वो भी महाराज के पिताजी की फ़ोटो पर? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज भी गुस्से में तिलमिला गए और बोले कि उस संत से कि आप अपनी जो सीमाएं हैं उसको लांघ रहे हैं। हमने आपको अभयदान जरूर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे पिताजी जिनकी वो फ़ोटो है उसका आप निरादर करें, उसका अपमान करें, उनकी मृत्यु हो चुकी हो, उसके ऊपर आप थूकने के लिए कह रहे हैं। संत बड़े ही शांत स्वभाव में राजा से बोले, है राजन, जब ये एक फ़ोटो है, ये असली में आपके पिताजी नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है, और उसकी फ़ोटो आपने यहाँ पर बनवा के अपने राजमहल में लगाई है, जो कि कुछ कागज़, कुछ रंगों से बनाई गई है। इस फ़ोटो के ऊपर सिर्फ थूकने के लिए अगर मैं कह रहा हूँ तो आप यहाँ पर बौखला गए, आपको यहाँ पर गुस्सा आ गया, क्योंकि आपके जो सेंटीमेंट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। आप इसमें अपने पिताजी का अक्स देखते हैं। आप ये मानते हैं कि यहाँ आपने ऊपर आपने फ़ोटो को लगा रखा है तो इनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना हुआ है। उसी तरीके से पूरे संसार में, इस पूरे जगत में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन आस्था करने के लिए एक मूर्ति का स्वरूप दे करके अगर हम उसको पूजना चाहते हैं तो वो कहाँ गलत है। अगर उस मूर्ति को हम एक मंदिर में स्थापित करके वहाँ पर धर्म कर्म का काज करना चाहते हैं तो वो कहाँ से गलत है। राजा को अपने ऊपर बड़ी शर्म आई कि उसने उस संत का मजाक बनाया था, और राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस मंदिर के निर्माण के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, जितना पैसा लगना हो, एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, और वहाँ पर जितना खर्चा आएगा सारा राजकोष से दिया जाएगा। और संत को पूरे आदर सम्मान के साथ कुछ दिन अपने यहाँ रखा, उनकी आवभगत की और उनको पूरे अच्छे से उनकी विदाई करी। तो आपने देखा कि यहाँ पर
सनातन धर्म में जैसे व्याख्या करी गई है वैसे ही, जैसे क्योंकि आपका भी सवाल यही था, तो मैं भी सनातन धर्म को बिलोंग करता हूँ और मेरी भी मूर्ति पूजा में आस्था है। निरंकारी लोग भी होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो खुद निरंकारी को मानते हैं। सबके अपने अपने यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, सब अपना अपना लोगों को मानते हैं। किसी पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आपने जैसे मेरे लिए पूछा है कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल मैं भगवान में भी विश्वास करता हूँ और मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता हूँ। खुद भी मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी मूर्तियाँ स्थापित हैं, वहाँ भी मूर्ति पूजा करते हैं। तो आई गेस आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, इन सेशंस में आपके जो भी सवाल हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, एकेडमिक से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब से जुड़े हुए तमाम एक सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और कोशिश करी जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर दे पाएँ। हम अवेलेबल होते हैं मौज ऐप पर, हम अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर, हम अवेलेबल हैं यहाँ पर कू ऐप पर। तो सब जगह हमारे सेशंस चलते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जो भी आपके हैं उनको आप हमारे द्वारा पूछ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते यहाँ पर दे पाएँ। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आया है, संजू जी का है और संजू जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी है, मैं नौकरी में हूँ और मेरी ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन सेविंग नहीं होती है, क्या करूँ? तो संजू जी, ये तो खैर बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि वो पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि हमारी जितनी भी सैलरी होती है, हम उस सैलरी में कोशिश करते हैं कि अपने खर्चे निपटाएं, जितना हमारा मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सारा हो, और लास्ट में जो हमारा पैसा बच जाए उसको हम सेविंग में डाल दें कि हाँ, हमारी अगर 50,000 रुपये की सैलरी है या हमारी 25,000 रुपये की सैलरी है और हमने 20,000 रुपये में अपना खर्चा महीने का चला लिया, तो 5,000 रुपये हमारी सेविंग हो गई। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस सभी का रहता है और इस कारण वो सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ आती हैं वो आपको बता दें। अगर आप अपने जीवन में सही मायनों में सेविंग करना चाहते हैं तो हमेशा खर्च करने के बाद बचे हुए धन को सेव मत करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि खर्च होने के पश्चात बचे हुए धन को सेव मत करें, बल्कि या पितु सबसे पहले सेविंग करने वाले धन को अलग कर लें, बाकी बचे शेष धन में से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सेविंग करना, तो आपको ऐसे नहीं करना कि जो खर्चे हो गए, खर्चे होने के बाद आपके पास अगर कुछ पैसा बच गया तो उसको सेव कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इनिशियली ही पैसे अलग निकाल लेने। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 5,000 रुपये की सेविंग करनी है, या आपने कह दिया कि मुझे 10,000 रुपये की सेविंग करनी है, तो सबसे पहले आपने 10,000 रुपये अलग निकाल लिए। उसके बाद जाके आपने क्या स्टार्ट किया, आपने यहाँ पर अपना जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टार्ट करें। अब कुछ भी आज हो जाए, आपको उस सेविंग में से पैसा नहीं निकालना है आपको, क्योंकि अगर सेविंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो फिर आपको वो पैसा नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, आपको उस पैसे को बचा करके रखना है। वो तभी संभव है जब आप यहाँ पर पहले सेविंग करेंगे, बाद में एक्सपेंसेस करेंगे। अगर आप पहले ही एक्सपेंसेस कर लें तो यकीन मानिए इतने खर्चे आपके सामने आ जाएंगे कि आप सेविंग के लिए आपके पास धन ही नहीं बचेगा। और अगर आप धन बचाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। एक्सपेंसेस आप सारे मैनेज कर पाएँ, उसके लिए आपको ये देखना होता है कि कौन से आपके जो खर्चे हैं वो ज़रूरी हैं, कौन से गैर ज़रूरी खर्चे हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। अपना जो फ़ंड बना रहे हैं उसको, जो सेविंग का फ़ंड है उसको इस तरह से बनाइए। मान लीजिए 10,000 रुपये आपने सेव करने हैं मंथली, तो आपने कुछ ऐसा किया कि आपने कहा कि 5,000 रुपये तो चला गया इमरजेंसी फ़ंड में,
कि इसको तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ही, मान लीजिए कोई बड़ी विपदा आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो ही इस पैसे को निकालेंगे, वरना ये पैसा छूना भी नहीं है। आपने इस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं कि आपने फिर वो पैसे को छूना नहीं है, देखना नहीं है, आपको मानना नहीं है कि वो पैसा आपके पास है। आपने 5,000 रुपये तो वहाँ इमरजेंसी फ़ंड के अंदर कहीं डाल दिए या बैंक में उसकी एफडी करा दी, जो भी आपने करना हो किया। दूसरा आपके पास है, आप कौन सा, सेविंग ही है, लेकिन वो फंड ऐसा है कि उसमें से अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो ही उस फंड में से आप पैसा निकालेंगे। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड एक नया मोबाइल फ़ोन लेकर के आया, बहुत बढ़िया मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छे ब्रांड का है, आपको बहुत पसंद है वो ब्रांड, और आप भी कुछ तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी 3 महीने या 4 महीने पहले ही एक नया मोबाइल फ़ोन दूसरे ब्रांड का लिया हुआ है। अब आप अपने फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन को देख करके परेशान हो रहे हैं कि यार ये फ़ोन ले आया, मैं रह गया, मुझे भी ये वाला फ़ोन चाहिए था। या आपका फ्रेंड कोई नई बाइक ले आया और उसको देख करके आप हताश हो रहे हैं, यार मैंने लास्ट ईयर ये बाइक ली थी और देखो मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा अच्छी बढ़िया बाइक ले आया, और वो भी कम प्राइस में, एक ऑफ़र प्राइस में मिली है, इसको ज़्यादा अच्छी मिल गई डील, मैं अवेल नहीं कर पाया। अब आपको वहाँ पर परेशानी हो रही है और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं भी जा कर के नई बाइक या फिर जो आपने सेविंग करी है उससे नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद लूँ, इसको आप OLX पे बेच दें या और दूसरे प्लेटफॉर्म आते हैं उस पर जाके बेच दें, कैशिफाई एंड ऑल, और आपको वहाँ से पैसा मिलेगा, बाकी थोड़ा पैसा अपना लगा के आप नया मोबाइल फ़ोन ले लें। बिल्कुल लिया जा सकता है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, सेविंग में आपका इतना पैसा इकट्ठा हो रखा हो कि आप आराम से वो फ़ोन ले सकें। से आईफोन आपको लेना है, iPhone 13 आपने लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी शॉपिंग करने से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या वाकई आपको उस पर्टिकुलर आइटम की, उस सामान की, उस फ़ोन की, उस बाइक की आवश्यकता है, या फिर आपका उसके बिना काम चल सकता है। अब मान लीजिए जवाब आ रहा है काम चल सकता है, तो फिर वो फ़ोन या वो पर्टिकुलर सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है। सेकंड ऑप्शन, जवाब आया कि नहीं चल सकता, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या वाकई उस फ़ोन की आवश्यकता जो है वो अभी है या वो फ्यूचर में भी शिफ्ट हो सकती है। मान लीजिए अभी आप ऑफिस जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, या आप किसी के साथ शेयरिंग करके जाते हैं, या फिर आप ऑटो से या और किसी बस के माध्यम से अपने ऑफिस या दफ्तर जाते हैं और आप चाहते हैं एक बाइक लेने की। अब आप ये देखिए कि क्या वाकई आपको बाइक लेना अभी उचित रहेगा, क्या वाकई उसकी आवश्यकता है, या फिर उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। अगर आंसर आ रहा है कि हाँ बाइक के बिना भी आपका काम चल सकता है, तो फिर आपको यहाँ पर बाइक के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको तो यहाँ पर बाइक के बिना काम चलना ही नहीं है, आपकी मार्केटिंग की जॉब है, आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, बाइक तो चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में बाइक लेनी भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो पैसा आपने बचाया है उसको दांत से भींच कर बैठे रहिए, पकड़े रहिए, दमड़ी घिस जाए लेकिन मतलब चमड़ी घिस जाए दमड़ी ना जाए, ये वाला फिलॉसफी बिल्कुल मत अपनाइए। पैसा खर्च करिए लेकिन सोच समझ के खर्च करिए। अगर उसकी वाकई आपको नीड है, वाकई आपको ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पर बाइक, कार, स्कूटर जो आपको ख़रीदना है ख़रीदिए। मोबाइल लेना है मोबाइल लीजिए, बिल्कुल अगर उसकी आवश्यकता है ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर उसके बिना आपके काम चल रहे हैं और सिर्फ शोबाजी करने के लिए या दूसरों को दिखावा करने के लिए अगर आप लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। क्योंकि उस केस में आप जो पैसा निकालेंगे अपनी सेविंग से निकालेंगे। अब अपनी सेविंग से आपने अगर पैसा निकाल लिया तो आपकी सेविंग जो आपने कर रखी थी वो सारी की सारी हो गई बर्बाद, वो सारी हो गई ख़राब। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा अपना बैंक बैलेंस कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अपने यार दोस्तों की तरह हमेशा परेशान रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कितना कमाता हूँ फिर भी आज की डेट में मेरे पास कम पड़ता है, पैसा मेरे पे रुकता नहीं है, क्या करूँ कैसे करूँ, और इस तरह की समस्याओं से हमेशा आप जूझते ही रहेंगे।
तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पैसे को आप यूटिलाइज़ भी करें, लेकिन सोच समझ के करें। जितनी अपनी सेविंग को आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाएंगे उतना ही आप डेब्ट में आते रहेंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर भी, इनविजिबल प्रेशर आपके ऊपर बनना रहेगा कि कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई खुदा ना करे, कोई या भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें लाखों रुपए लग जाना है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको क्या चाहिए? आपको कुछ ना कुछ अपनी सेविंग रखनी चाहिए, इमरजेंसी फंड्स में रखनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेकर के रखिए। अगर टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं तो वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो लेके रखिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ आप परेशान रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा सेविंग को लेकर के कुछ गुर पता चले होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हो, चाहे आपके एकेडमिक से जुड़े, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके कैरियर, जॉब से जुड़े हुए, तो वो सवाल आप हमसे यहाँ पर साझा कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।